नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनूठी किताब पर बात करने वाले हैं। ओशो के प्रवचनों पर आधारित योग कीमिया, द अल्केमी ऑफ योगा। ये किताब योग को एकदम अलग नजरिए से देखती है ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं, ओशो का जो मुख्य विचार है यहाँ वो ये कि योग असल में एक गहरी आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है, एक कीमिया। कीमिया मतलब जैसे वो पुरानी कहानियों में होता था, धातु से सोना बनाना। हाँ, कुछ वैसा ही, पर भीतर। जैसे वो लोग साधारण धातु को सोना बनाने की कोशिश करते थे, योग हमारे अंदर की जो साधारण कभी कभी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे गुस्सा, डर, हमारा ईगो, उनको एक उच्चतर चेतना में, मतलब शांति, प्रेम, एक गहरी समझ में बदलने का विज्ञान है। तो ये किताब ना एक तरह से पुराने योग ज्ञान और आज के मन की जो उलझने हैं उनके बीच एक पुल जैसा काम करती है। अच्छा, तो मतलब ये चर्चा उन लोगों के लिए तो बहुत ही दिलचस्प होगी जो योग को सिर्फ मतलब एक्सरसाइज से आगे जाकर समझना चाहते हैं, जो जीवन को अंदर से बदलने वाली बात है उसको छूना चाहते हैं। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ओशो की इस आंतरिक कीमिया यात्रा को। पहला कदम, योग का सही मतलब क्या है? हम सब ने सुना है योग शब्द, संस्कृत के युज से बना, जिसका मतलब है जुड़ना, मिलना। पर ओशो का एक बड़ा मजेदार कथन है, योग वहां शुरू होता है जहां मन समाप्त होता है। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं लगता? मन कैसे समाप्त होगा? सोचना बंद कर दें? ये बहुत गहरा सूत्र है। देखिए, ओशो का इशारा उस तरफ है जो हमारे दिमाग में लगातार शोर चलता रहता है ना। हाँ, वो तो है। या तो हम पुरानी बातें सोचते रहते हैं या फिर आगे क्या होगा उसकी चिंता करते हैं, और इस चक्कर में जो अभी का पल है, जहां असल में जिंदगी है, वो निकल जाता है हाथ से। हाँ, वो छूट जाता है। तो मन का समाप्त होना ये नहीं कि सोचना बंद हो गया, बल्कि विचारों के साथ जो हम एकदम चिपक गए हैं, जो खिंचाव है, वो खत्म हो जाए। जब मन का वो फालतू का शोर शांत होता है ना, तब हम असल में वर्तमान में टिकते हैं, और वहीं से योग मतलब असली जुड़ाव शुरू होता है अपने आप से, इस अस्तित्व से। बल्कि जो हमने गलत सीख लिया है, जो बनावटी है, उसे भुलाना है। अनलर्निंग जिसे कहते हैं। हाँ, अपनी असली सहज अवस्था में वापस लौटना। ये तो पूरी लर्निंग प्रोसेस को ही पलट देता है। हाँ बिल्कुल, ये अनलर्निंग का आइडिया बहुत मौलिक है। सोचिए ना, समाज, घर परिवार, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये सब जाने अनजाने में हमारे ऊपर परतें चढ़ाते जाते हैं, कंडीशनिंग की, संस्कारों की। हाँ, नियम, उम्मीदें, मान्यताएं। हाँ, और हम इन सब के बोझ के नीचे कहीं अपना असली चेहरा ही भूल जाते हैं। योग क्या है? वो उसी मूल स्वभाव को, उसी मासूमियत को, सहजता को फिर से खोजने की प्रक्रिया है जो इन परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। तो ये बाहर से कुछ जोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि भीतर जो है उसे बाहर लाने की कला है। जैसे पत्थर में मूर्ति तो पहले से ही है, बस फालतू पत्थर हटाना होता है। सही बात है। और इसी से जुड़ता है किताब में योग को एक आंतरिक तीर्थ यात्रा कहना। तो ये यात्रा शुरू कैसे होती है? कहते हैं पहला कदम है शरीर के प्रति जागरूक होना, अपनी सांस, अपनी हरकतों पर ध्यान देना। ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है सिंपल, पर यही नींव है। अक्सर हम अपने शरीर को बस चलाते रहते हैं, एक मशीन की तरह, उसकी सुनते ही नहीं। शरीर के प्रति जागरूक होने का मतलब है उसे सच में महसूस करना। महसूस करना कैसे? मतलब उसकी हल्की से हल्की हरकत, कहीं भारीपन है, कहीं हल्कापन, ऊर्जा कैसी है, कहाँ तनाव है, कहाँ आराम है, और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करना, जो आ रही है, जा रही है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। ये मन को अभी इसी पल में लाने का सबसे सीधा, सबसे ताकतवर तरीका है। वो एक एंकर की तरह है जो मन की भटकती नाव को ठहरा देता है। शरीर के बाद फिर आता है विचारों के प्रति जागरूक होना। यहाँ थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मन तो लगातार सोचता ही रहता है। उनको बस देखना, बिना उनमें फंसे, ये कैसे होता है? यहीं पर वो बात आती है जिसे साक्षी भाव कहते हैं, तटस्थ दृष्टा बनना। ये योग की कुंजी है, समझ लीजिए। इसका मतलब विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, क्योंकि आप जितना लड़ेंगे ना, वो उतने ही हावी होंगे। हाँ, ये तो होता है। इसके बजाय उन्हें बस देखना है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियां आ जा रहे हैं, या आसमान में बादल तैर रहे हैं। आप गाड़ी या बादल नहीं हैं, आप तो देखने वाले हैं।
विचार आएंगे, अच्छे भी बुरे भी, सुख वाले दुख वाले, आप बस देखते रहें, बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना उन्हें कोई नाम दिए। और फिर भावनाओं के लिए भी यही, गुस्सा, डर, खुशी, दुख, इनको भी बस महसूस करें और देखें, पर भावनाएं तो पकड़ लेती हैं एकदम से। हाँ बिल्कुल, भावनाएं विचारों से ज्यादा तेज होती हैं, ज्यादा चिपचिपी होती हैं, लेकिन अभ्यास वही है, जब गुस्सा उठे तो उसे महसूस करें, शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, पेट में, सीने में, सांस कैसी चल रही है, मन में क्या चल रहा है। उस गुस्से को ये कहने की बजाय कि मैं गुस्सा हूँ, इस तरह से देखें कि मैं गुस्से को महसूस कर रही हूँ या गुस्सा उठ रहा है। अच्छा, ये छोटा सा बदलाव। हाँ, मैं गुस्सा हूँ से गुस्सा उठ रहा है। हाँ। ये छोटा सा भाषा का बदलाव भी एक दूरी बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे ये तटस्थ जागरूकता शरीर के लिए, विचारों के लिए, भावनाओं के लिए गहरी होती जाती है ना, आप पाएंगे कि मन अपने आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के शांत होने लगता है। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा और किताब में भी है, कि सिर्फ ये जागरूकता, ये देखने की प्रक्रिया ही बदलाव ले आती है, अलग से कुछ और करना नहीं पड़ता। ये कैसे होता है? ये थोड़ा रहस्य जैसा लगता है। यही तो योग का असली जादू है, या कहें कि कीमिया है। देखिए, जागरूकता अपने आप में एक बदलने वाली ऊर्जा है, एक आग की तरह। जब आप किसी नेगेटिव इमोशन को या किसी आदत बन चुके विचार को पूरी जागरूकता से देखते हैं, बिना जज किए, तो आप अनजाने में उसे जो एनर्जी दे रहे थे ना, उससे लड़कर या उसमें बहकर वो एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। अच्छा। तो वो पैटर्न कमजोर होने लगता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अंधेरे को हटाने के लिए उसे लड़ना थोड़ी पड़ता है, बस एक दिया जलाना होता है। जागरूकता वही रोशनी है। चलिए अब इस कीमिया शब्द पर आते हैं, जो किताब का नाम भी है। योग की तुलना एक आंतरिक प्रयोगशाला से की गई है। ये कैसे काम करता है? आपने कहा नकारात्मक भावनाओं को विष कहा गया है। हाँ, और जागरूकता या ध्यान की प्रक्रिया वो आग है जो इन जहर को पिघलाकर, जलाकर शुद्ध ऊर्जा में बदल देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नष्ट करना नहीं है, ये बदलना है। ओशो ये नहीं कह रहे हैं कि ध्यान से बदलाव होता है, बल्कि वो कहते हैं कि तटस्थ जागरूकता ही वो बदलाव है, वो केमिकल फायर जो बिना कोशिश किए नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। मुझे हमेशा ये सवाल रहा है कि क्रोध जैसी इतनी तीव्र भावना को सिर्फ देखने भर से करुणा में कैसे बदला जा सकता है? क्रोध तो विनाशक लगता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्रोध में बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है ना? अक्सर ये तब उठता है जब हमें लगता है कुछ गलत हुआ है या कोई हमारी सीमा लांघ रहा है। आमतौर पर हम इस ऊर्जा को या तो बाहर फेंक देते हैं चीख चिल्लाकर, या फिर अंदर दबा लेते हैं। हाँ, जो बाद में और परेशान करता है। बिल्कुल, जो बाद में कोई बीमारी या डिप्रेशन बन सकता है। लेकिन जब आप जागरूकता की आग में इस क्रोध की ऊर्जा को देखते हैं, उसे समझते हैं, तो आप पाते हैं कि शायद इसके नीचे दुख की या बेबसी की भावना छिपी है। जब इस ऊर्जा को बिना रिएक्ट किए देखा जाता है, तो वही ऊर्जा जो पहले नुकसान कर सकती थी, अब समझ और सहानुभूति में बदल सकती है। आप दूसरे के दुख को महसूस करने लगते हैं और वही ऊर्जा करुणा बन जाती है। और इसी तरह वासना प्रेम बन जाती है। हाँ, वासना या जो तीव्र इच्छा है, वो अक्सर पाने पर, अधिकार जमाने पर, दूसरे को एक वस्तु की तरह देखने पर टिकी होती है। इसमें भी ऊर्जा है। जब इस ऊर्जा को जागरूकता से देखा जाता है, इसकी क्षणिकता, इसका स्वार्थ समझ आता है, तो वही ऊर्जा फैलकर, उदार होकर शुद्ध प्रेम बन सकती है, जो देने पर, दूसरे के भले पर ध्यान देती है। यही है असली कीमिया। अहंकार रूपी सीसे को, जो निम्न धातु है, आत्मा रूपी सोने में, यानी शुद्ध चेतना में बदलना। ऊर्जा खुद में नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, हमारी जागरूकता या बेहोशी उसे दिशा देती है। ये तो एक तरह से अंदर की सफाई की पूरी प्रक्रिया लगती है। जैसे पुराने कीमियागर धातुओं से गंदगी हटाते थे, वैसे ही योगी चेतना से। अब किताब में ओशो के बताए 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्रों का भी जिक्र है। इन्हें विकास के 7 चरण कहा गया है। ये इस कीमिया प्रक्रिया में कहाँ फिट होते हैं? क्या ये बस एक लिस्ट है या इनका गहरा जुड़ाव है? इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। ये 7 चक्र सिर्फ शरीर में कोई बिंदु नहीं है, बल्कि ये चेतना के अलग अलग लेवल हैं, हमारी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। आप इन्हें विकास की सीढ़ियां समझ सकती हैं, और हर सीढ़ी पर एक खास तरह की कच्ची धातु है, मतलब एक प्रवृत्ति है, जिसे जागरूकता की कीमिया से सोने में, यानी एक ऊंचे गुण में बदला जा सकता है। अच्छा,
तो हर चक्र एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, जैसे वीर के सबसे नीचे ये जुड़ा है हमारे होने से, सुरक्षा से। यहाँ डर और इनसिक्योरिटी की कच्ची धातु होती है। जागरूकता इसे स्थिरता और निडरता के सोने में बदलती है। जननांगों के पास ये सुख आनंद भावनाओं का केंद्र है। यहाँ अनकंट्रोल्ड इच्छाएं या इमोशनल उथल-पुथल हो सकती है। जागरूकता इसे क्रिएटिविटी और संतुलित आनंद में बदलती है। नाभि के पास ये शक्ति, इच्छा शक्ति, सेल्फ एस्टीम का केंद्र है। यहाँ गुस्सा, नफरत या पावर का गलत इस्तेमाल जैसी धातु हो सकती है। जागरूकता इसे कॉन्फिडेंस, दृढ़ इच्छा और करुणा में बदल देती है। चौथा, अनाहत यानी हृदय चक्र। ये प्रेम, करुणा, रिश्तों का केंद्र है। यहीं से असली बदलाव गहरा होता है। यहाँ मोह, अटैचमेंट या इमोशनल डिपेंडेंसी को जागरूकता निस्वार्थ प्रेम, सहानुभूति और सबसे जुड़ाव महसूस करने में बदलती है। गले में ये है अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन, सच का केंद्र। यहाँ झूठ, गॉसिप या अपनी बात न कह पाने की झिझक जैसी धातु को जागरूकता सच्ची अभिव्यक्ति और क्रिएटिव कम्युनिकेशन में बदलती है। छठा, आज्ञा चक्र, भौहों के बीच, जिसे तीसरी आंख कहते हैं। ये इंट्यूशन, विवेक, मानसिक स्पष्टता का केंद्र है। यहाँ कन्फ्यूजन, बौद्धिक अहंकार या शक को जागरूकता अंदरूनी ज्ञान, साफ नजर और सहज बोध में बदल देती है। और सातवां, सहस्रार, सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। ये परम चेतना, ब्रह्मांडीय एकता, एनलाइटनमेंट का केंद्र है। यहाँ कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ साधक खुद सोना बन जाता है, अपनी असली दिव्य प्रकृति को पा लेता है। वाह! तो ये चक्र सिर्फ एनर्जी सेंटर नहीं बल्कि एक तरह से आंतरिक कीमिया के स्टेशंस हैं। हाँ, और जो कुंडलिनी जागरण की बात होती है वो इसी ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने की यात्रा है। बिल्कुल सही। कुंडलिनी को मूलाधार में सोई हुई एक सर्प शक्ति की तरह बताया गया है। योग और खासकर ध्यान के अभ्यास से ये ऊर्जा जागती है और फिर एक एक चक्र को खोलती हुई, साफ करती हुई ऊपर उठती है। हर चक्र के खुलने या शुद्ध होने से हमारी चेतना फैलती है। हम अपने पाश्विक स्वभाव से ऊपर उठकर मानवीय और फिर दिव्य संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप आंतरिक विकास का नक्शा है। ऐसा लगता है कि इस पूरी यात्रा और इस कीमिया का जो मूल तत्व है वो ध्यान और जागरूकता ही है। तो ध्यान की विधि क्या है? क्या ये बस आंख बंद करके बैठ जाना है? कई लोगों को ये बहुत पैसिव लग सकता है। हाँ, ध्यान बाहर से निष्क्रिय दिख सकता है, पर ये अंदर की सबसे गहरी सक्रियता है। विधि, जैसा ओशो बताते हैं, बहुत सरल है। कोई शांत जगह चुनें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें ताकि ऊर्जा आसानी से बह सके। आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आएं, जो स्वाभाविक रूप से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसे महसूस करना है। पेट या छाती का उठना गिरना, नाक से हवा का आना जाना। लेकिन मन तो भागेगा ही, विचार आएंगे, प्लान बनेंगे, चिंताएं सताएंगी। तब क्या करें? क्या विचारों को रोकना है? वहीं फिर से साक्षी भाव काम आता है। जब भी आप देखें कि मन भटक गया है, विचारों में खो गया है, तो बिना खुद को डांटे, बिना परेशान हुए, धीरे से वापस अपना ध्यान सांस पर ले आएं। विचार आएंगे और जाएंगे, उन्हें आने जाने दें। उनसे उलझे नहीं, उनका विश्लेषण ना करें, उन्हें अच्छा बुरा ना कहें, बस एक तटस्थ देखने वाले बने रहें। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेनें आ जा रही हैं। आप हर ट्रेन में चढ़ थोड़ी जाते हैं, आप बस उन्हें देखते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास से शायद दो विचारों के बीच का जो गैप है, वो खाली जगह, वो शांति, वो बढ़ने लगती है। ओशो इसे नो माइंड या समाधि की अवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नो माइंड का मतलब बेवकूफ़ बन जाना या बुद्धि का खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब है मन के बेवजह के शोर से आज़ादी। मन एक बहुत बढ़िया औजार है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम 24 घंटे इसके गुलाम बने रहते हैं, ये हम पर हावी रहता है। ध्यान के अभ्यास से जब विचारों के बीच का फासला बढ़ता है, तो उस सन्नाटे में, उस शांति में हमें अपनी असली चेतना की झलक मिलती है जो मन से परे है। नो माइंड वो अवस्था है जहां आप मन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं जब जरूरत हो, लेकिन जब जरूरत ना हो तो आप शांत, स्थिर, विचार शून्य रह सकते हैं।
आप मन के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। और आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें मानसिक शांति और इमोशनल बैलेंस पाने का ये सबसे कारगर तरीका है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, ओशो की योग कीमिया हमें बताती है कि योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं है, बल्कि चेतना को बदलने का एक गहरा विज्ञान है। ये शरीर, मन और आत्मा को एक करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और इस प्रक्रिया की जो चाबी है वो है तटस्थ जागरूकता, यानी साक्षी भाव। इसी जागरूकता की आग में हमारी नेगेटिव भावनाएं और ऊर्जाएं बदलकर पॉजिटिव और क्रिएटिव बन जाती हैं। यही असली आंतरिक कीमिया है। और 7 चक्र इस आंतरिक विकास की यात्रा के पड़ाव हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे ऊर्जा निचले स्तर से चेतना के ऊंचे शिखर तक पहुंच सकती है, और हर पड़ाव पर एक खास तरह का बदलाव होता है। हाँ, और ध्यान इस पूरी यात्रा का सबसे मुख्य अभ्यास है। ये हमें विचारों के शोर से आगे ले जाकर सच्ची शांति, सन्नाटे और जिसे ओशो नो माइंड कहते हैं, यानी मन के पार जाने की अवस्था, वहां तक पहुंचा सकता है। ओशो का ये सूत्र वाकई बहुत गहरा है। योग सचेत रूप से जीने का विज्ञान है, करने से होने तक की यात्रा। हम हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। योग हमें सिर्फ होने में, अपनी उपस्थिति में टिकने में मदद करता है। और एक आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी यात्रा खुद को बदलने की है, दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं। जब एक इंसान अंदर से बदलता है, शांत और प्रेमपूर्ण होता है, तो उसका होना ही, उसकी मौजूदगी ही आसपास के लोगों और माहौल के लिए पॉजिटिव और हीलिंग बन जाती है। ये अंदर की उथल-पुथल से स्थिरता की तरफ, अज्ञान के अंधेरे से आत्मज्ञान के उजाले की तरफ और मौत के डर से अमरता के एहसास की तरफ एक यात्रा है। वाकई बहुत गहरा। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो इसी चर्चा से निकला है। किताब कहती है कि असली सोना, जो सबसे कीमती खजाना है, वो हमारे अंदर ही छिपा है, बस नजर अंदर मोड़ने की जरूरत है। तो सोचने वाली बात यह है, ये आंतरिक सोना जिसकी ओशो बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ शांति है या उससे भी कुछ ज्यादा है? और क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस आंतरिक कीमिया को शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, या शायद बस कुछ पल रुककर अपनी सांस के आने जाने को महसूस कर लेना? क्या यही पहला सबसे आसान कदम हो सकता है?